आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल जैस का कांग्रेस से मोह भंग होता नजर आ रहा है। संगठन ने जैस समर्थक आदिवासी युवाओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। संगठन का उद्देश्य है कि 2 करोड़ आदिवासियों का स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा कर उनकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाई जाए। वहीं प्रदेश के सियासी उथल पुथल पर कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैस का डीएनए कांग्रेस है और जैस को यह समझना चाहिए कि वो 4 से 5 धड़ों में बटा हुआ है। जहां भी आदिवासी जिताऊ उम्मीदवार है वहीं टिकट दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि 2023 में कांग्रेस का साथ क्या जैस नहीं देगा? विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्या यह बड़ा झटका लगने जा रहा है? और 2023 में आदिवासी वोटरों को क्या जैस साथ पाएगा? और विधानसभा चुनाव में आखिर आदिवासियों का साथ किसको मिलेगा? बड़ा सवाल है। लेकिन जरा सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और फोकस है आदिवासी वोटरों पर। ऐसे में जैस यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 2018 में कांग्रेस का साथ देने वाले आदिवासी संगठन जैस ने अब 2023 में चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। ऐसे में कहीं न कहीं जैस अब कांग्रेस से अलगाव की राह पर दिख रहा है। जैस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा का कहना है कि जैस किसी पार्टी से टिकट की भीख नहीं मांगेगा। जैस संगठन स्वतंत्र नेतृत्व की बात कर रहा है। संगठन तय करेगा कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। अलावा का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों की आवाज नहीं उठाती। बीजेपी और कांग्रेस में बोलने की आजादी नहीं है। विगत दिनों कमलनाथ जी के द्वारा दिए गए बयान उनके स्वयं के विचार है, किंतु जैस जो है वो अपने स्टैंड पे क्लियर है। जैस एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र सामाजिक संगठन है जो किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं है और ना ही किसी पार्टी से संबंध रखता है। जैस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जैस जो है वो आगामी 2023 में अपने स्वतंत्र कैंडिडेट उतारेगा और ऐसे कैंडिडेट को उतारेगा जो अपनी विचारधारा को लेके अडिग है। वहीं जैस के बागी सुर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। कमलनाथ का कहना है कि जहां जैस के प्रत्याशी जीत सकते हैं वहां कांग्रेस उन्हें जरूर टिकट देगी। जैस अलग लड़ेगा तो कांग्रेस से अलग होकर हमें आजादी नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में बोलने। अभी मुझे जैस वाले अभी मिले, उनके जो 4-5 जिलों में है उनकी चर्चा कर रहे। मुझे समय समय पर जैस वाले मिलते रहते हैं। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जहां वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट देंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी सरगर्मी पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। श्रीमान कमलनाथ जी ने बिल्कुल सच कहा। जैस का और कांग्रेस का डीएनए एक है, वो भी गुटों में बटा कांग्रेस जैसा ही संगठन जैस है। धड़ेबाजी गुटबाजी दोनों में जोरों पर हैं, दोनों में अलगाववादी ताकतें काम करती हैं, दोनों में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार जनजातियों की ये मुद्दों पर ध्यान देना बना हुआ है। इन्होंने कभी जनजातियों की सुरक्षा सम्मान और समृद्धि के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जिसे आदिवासी वोटर्स का साथ मिला वही पार्टी सत्ता में आती है। यही वजह है कि 2023 से पहले सभी दल आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर किसका साथ देंगे। सवाल ये भी कि जैस ने जो सियासी सुर छेड़ा है इससे 2023 में किसे नफा होगा और किसे नुकसान। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बड़ा सवाल आदिवासियों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहती हैं। लेकिन ऐसे में जैस के इस बड़े स्टैंड के बाद से कांग्रेस पार्टी की जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्या वाकई में इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है? जैस को मना पाएंगे? बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, बहुत स्वागत है आपका।
होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सह मीडिया संयोजक आशीष तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ रवि सक्सेना जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव। रवि जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत आपसे ही रवि जी, क्योंकि जिस तरीके के जयस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर उनके ऊपर नजर नहीं आता है। अब इसके मायने क्या माने जाएं, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ साहब ये कहते हैं कि जयस और जितने आदिवासी संगठन हैं वो सभी उनके साथ हैं, और अगर कहीं पर उनका दबदबा है, वर्चस्व है, तो वहां पर उनको मैदान में उतारा भी जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जयस का स्टेटमेंट सवाल खड़ी करता है। नहीं, देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने इस विषय में अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। जहां तक आदिवासियों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके अधिकारों का हनन करने वाली पार्टी है, उनको प्रताड़ित करने वाली पार्टी है, उन पर अत्याचार करने वाली पार्टी है। आप देखें, एससीआरबी की रिपोर्ट विगत 7 वर्षों से मध्य प्रदेश आदिवासियों पे अत्याचार में देश में नंबर 1 है, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देखें, लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, यहां तक कि बच्चियों को मारकर गाड़ भी दिया जा रहा है, और ये लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि हम आदिवासियों के साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद सबसे पहले आदिवासियों की चिंता की। हमने संविधान में विशेष अनुच्छेद बनाकर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की है, उनको आरक्षण दिया है, उनको आगे बढ़ने के लिए, देश की समरसता में आगे आने के लिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनको हमने पूर्ण रूप से विशेष अधिकार दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासियों के साथ है, उनके अधिकारों के साथ है, उनकी बेबूदी के साथ है, उनके विकास के साथ में है। कमलनाथ साहब ये कहते हैं कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है, धारा में आए, लेकिन जयस उनका जो भी जयस की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट सामने आया सर, वो हमने आपको भी सुनाया, दर्शकों ने भी सुना है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा किसी पॉलिटिकल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आदिवासियों का हितैषी कोई नहीं है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब मैं आशीष जी से लूंगा, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है इसका? नहीं, देखिए, हम किसी विशेष दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं। और आपने देखा 2018 के चुनाव में आदिवासियों का विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था, उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला था। जयस यही तो कहता है, आप देखेंगे, जयस संगठन यही तो कहता है कि ये जो समर्थन और साथ मिला कांग्रेस पार्टी को, ये जयस की वजह से ही मिला है, वो ये दावा करते हैं। इसीलिए तो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अगर जयस अलग हो जाता है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, तो बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लगातार चुनावों में जा रही है। कई बार हमारा जो चुनाव होता है उसमें हम जो मुद्दे लेके जाते हैं, क्योंकि हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम किसी क्षेत्र विशेष या पार्टी विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी के अपने, लेकिन आदिवासी वर्ग से जुड़ा हुआ एक बड़ा संगठन सर, जिसको अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़ करके चलती रही है, वो अलग होने की बात कर रहा है। वो कह रहा है हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बार बार कहा जा रहा है ना कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जयस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। जो नेता है, अभी कमलनाथ जी ने कहा कि वो नहीं, वो देखिए, अभी आज कमलनाथ जी ने कहा कि जयस के लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। अगर उनकी कोई समस्या है, उनको लगता है कि उनको और ज्यादा हमको भागीदारी चाहिए, तो निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, और उनकी अगर कोई ऐसी समस्या है, कितनी सीटों तक, कोई मांग 4 से 5 सीटों तक ज्यादा अधिकार मांगते हैं, ज्यादा भागीदारी मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जयस संगठन जो है वो तैयार हो जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ आने के लिए,
कुछ सीटों पर अगर राजी होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जयस की अपनी स्ट्रैटेजी है, या मान लीजिए कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं और स्वतंत्र रूप से आने वाले चुनाव के अंदर हम जरूर उतरेंगे और इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारे साथ अशोक सिंह पैगाम साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल अब ये उठ रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी के साथ आपका रास्ता अलग हो जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? आप इससे पहले तक आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी में आदिवासियों का हित आप देख नहीं रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के साथ इस लड़ाई को आप मुकम्मल नहीं देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक सामाजिक संगठन है, हम लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले हैं। जो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर चलेगा, हम उसके और हमारी विचारधारा से मिलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर हीरा लाल साहब का विचार है कि हमारे जो मुद्दे हैं, आदिवासियत का हो गया, आदिवासियत को बचाने के लिए जल जंगल ज़मीन, 5वीं सूची, 6वीं सूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून, ऐसे तमाम जो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार मैं सर जल्दी से जवाब पूछना चाह रहा हूं। पार्टी मिलकर अभी आदिवासियों का हितैषी आप किसको मान रहे हैं? नहीं, और आपका कांग्रेस से अलग होने का कारण क्या है? बहुत जल्दी से जवाब। नहीं, हम तो ऐसा कोई हमारा एक अलग ही विचारधारा है। हमारे जो सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। हाँ। हमारी सामाजिक, नहीं, लेकिन अगले चुनाव में तो उतरेंगे ना, अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेंगे आप? जो हमारे साथ निश्चित उतारेंगे। हाँ। सामाजिक संगठन अब राजनीतिक पार्टी बनने जा रहा है, के साथ मिलेगा, उसके हाँ। साथ हम मिलकर काम करेंगे, ऐसा हमारा निर्देश। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में आप देखते हैं वो ताकत देखते हैं, आप वो छवि देखते हैं जो आदिवासियों की हितैषी हो या आदिवासियों की परेशानी को उठाने के लिए आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सही है? अभी तक तो जिन दल जो है भाजपा कांग्रेस, जो 2 दलें हैं, हाँ। उसमें से कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों के भलाई के लिए जो कुछ काम किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जयस की ओर से। लेकिन जहां आशीष तिवारी जी को जोड़ लेता हूं मैं। आशीष तिवारी जी, आदिवासियों की हितैषी बीजेपी नहीं है, आज भी है। बेशक कांग्रेस से अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर इस बार के चुनाव के अंदर जयस को देखा जाएगा, जिस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हितैषी नहीं है आदिवासियों की, ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आदिवासियों के बीच में काम किया है और अपने आदिवासी भाइयों की सुरक्षा के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय से आदिवासी भाइयों के लिए योजनाएं बनाने का काम किया और उन योजनाओं पर अडिग रहकर काम किया ताकि उनका विकास हो सके। और आदिवासी भाइयों को और आदिवासी महापुरुषों को यदि सम्मान दिलाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा जी को कभी कांग्रेस याद नहीं करती थी, टंटिया मामा को कभी कोई कांग्रेस याद नहीं करती थी, कुंवर रघुनाथ साय, राजा शंकर साय जी को कभी कांग्रेस याद नहीं करती थी। इन्हें याद किया, इन्हें सम्मान दिया। इन महापुरुषों का भी जो क्रांति के समय, जब आजादी के समय इनका जो योगदान था उसे याद दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हर समय आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है। देखिए, कांग्रेस को केवल आरोप लगाने का काम है, याद करने से जो कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने का काम है, आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। आज देखिए, आज इनके साथ खड़ा रहने वाला एक संगठन भी अलग हो गया है। आज इनकी पार्टी से सारे लोग आजाद हो रहे हैं। आदरणीय आजाद साहब ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। आज कांग्रेस के पास में उनके खुद के जो नेतृत्व करने वाले नेता हुआ करते थे वो कांग्रेस छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों में जा रहे हैं, अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। इससे कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं कि कांग्रेस आज खंड हो चुकी है, कांग्रेस आज खंड में टूट चुकी है। कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आज एक बड़े संगठन ने छोड़ने का जो ऐलान किया है ये कांग्रेस की हार है और कांग्रेस यह प्रतीत होता है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस के साथ कोई आदिवासी भाई खड़ा नहीं होगा। आज हर एक आदिवासी भाई
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहा है। रवि सक्सेना जी एक मिनट जरा। आशीष तिवारी जी, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बड़ा आरोप लगाया अशोक सिंह जी ने, एक बड़ा संगठन आदिवासियों से जुड़ा हुआ जो ये कहता है कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ना ठीक है, छोड़ दीजिए आप कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन इसमें आदिवासी वर्ग, एक बड़ा संगठन, वो भी तो आपको पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, आदिवासी भाइयों के बीच में हमारी एक अलग पहचान बनी है, तो इसका एक कारण है कि हमने आदिवासी भाइयों के लिए काम किया है। और इसका एक प्रमुख उदाहरण, जो मुख्य उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति पद के लिए भी एक आदिवासी महिला का चयन किया और उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। और इसके लिए मैं दूसरी बात और जोड़ता हूं इसमें कि उसमें जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस के भी आदिवासी भाइयों ने उनको वोट किया। तो इससे यह बात साबित हो रही है कि आज कांग्रेस के साथ में आदिवासी भाई नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये बड़ा सवाल बन रहा है कि आदिवासियों का असल मायने में हितैषी कौन है? एक संगठन जो कि कह रहा है कि हम आदिवासियों की बातों को सरकार तक और उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वो अब जो अभी तक सामाजिक संगठन था, अब अगले चुनाव में हम उसको राजनीतिक दल के तौर पर भी देखेंगे, जैसा अभी तक बयानों के जरिए नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए अब रास्ता अलग हो जाता है। कारण इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? नफा नुकसान किसका है? देखिए, जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में आदिवासी एक बहुत बड़ा वोट बैंक, लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या है ये सबको मालूम है। ये ठीक है कि कमलनाथ की सरकार आई थी, लेकिन 15 महीने में उनकी सरकार चली। बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। जल, जंगल, जमीन, इसकी लड़ाई वो लंबे समय से आ रही है, तो इसमें आज तक कोई ऐसा बड़ा निर्णय नहीं हुआ जिससे उनकी समस्या का हल हो सके। हमारे मंडा में अंगद सिंह कुलस्ते जी आदिवासी सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी मंत्री हैं। उनकी स्थिति में जरूर बहुत कुछ सुधार आ गया होगा, लेकिन जो मंडला है, आपका डिंडोरी है, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ आदिवासियों की स्थिति अभी भी वैसी है। रहा सवाल अलावा साहब का, मुझे लगता है ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। जाहिर सी बात है कि अपना जब दबाव बनाता है कोई भी दल जो अभी तक कांग्रेस के साथ था, हो सकता है कि वो सरकार को इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी संगठन को इतना बड़ा फैसला करने में बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी थी यहाँ पर, सपा भी थी, लेकिन उनकी स्थिति क्या रही है सबको मालूम है। तो अगर आदिवासी संगठन जो जेएस है वो अगर सोचता है कि हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे आपके जो जेएस के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो खुद कहा कि कांग्रेस ने हमारा बहुत भला किया और हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो आदिवासियों का साथ मिल रहा था, उसमें कोई ऐसी कमी आने की जरूरत नहीं दिखती है मुझे। और दूसरा, कमलनाथ जी तो स्पष्ट कह दिया, लेकिन जयस अगर अलग से इंडिपेंडेंट तौर पर अगर चुनाव लड़ता है, अगर जयस का संगठन पॉलिटिकल पार्टी बना करके अगला विधानसभा का चुनाव लड़ता है, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं जरा जल्दी से रवि सक्सेना जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। रवि जी, अब इससे नुकसान होने की संभावना, अगर जयस इंडिपेंडेंट बॉडी अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ग्राउंड पर उतरती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इसमें कांग्रेस पार्टी को भी होगा। देखिए, अभी तो ये बहुत कयास है। इट इज वेरी अर्ली टू टॉक। मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो जयस की मांगे हैं, कमलनाथ जी ने आज कहा है कि हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे, और अगर उनको और भागीदारी चाहिए और वो अच्छे कैंडिडेट हमारे सामने रखते हैं आदिवासी वर्ग के, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी, उनको समर्थन देगी। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, वो हमारे भाई हैं।
वो हमारे साथ कदम ताल करते रहे हैं, हमारे साथ खड़े होकर आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारे अपने हैं, उनकी अगर कोई बात है तो उसको सुना जाएगा। ठीक है अशोक सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की तैशी है, जो आप शुरुआत में भी कह रहे थे। अगर असल मायने में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की तैशी है और आपका साथ भी आप अभी इससे पहले तक कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो अलग जाने का वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप स्टैब्लिश होते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इनकी तरह आपकी स्थिति हो जाए? अशोक जी बहुत कम समय, जल्दी से जवाब। नहीं, अभी तक किसी तरह से हमने जैस को राजनीतिक पार्टी का गठन करने का कोई मतलब नहीं है। हमने अभी राजनीति तो बनाया नहीं है। हमारे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन रहेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ने वाले जो विचारधारा हमारे साथ मिलेगा उसके विचारधारा के हम साथ में रहेंगे। साथियों में भी आप देखेंगे वनाधिकार का पट्टा सबसे ज्यादा लंबित है मध्य प्रदेश में, तो आदिवासी जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपका संगठन नहीं बनेगा? सबसे ज्यादा क्लियर कीजिए सर, क्लियर कीजिए। हम भारतीय क्या यानी कि इसका मतलब यह है कि आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेंगे, उनकी पार्टी से आप अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे? पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने। हाँ, तो क्या कांग्रेस के साथ आप जाने वाले हैं या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? हमारी है, हम अभी किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारा सामाजिक संगठन है। हम पूरी तरह से निचले स्तर पर अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं मजबूती के साथ। अगर हमारे बातों को नहीं माना गया तो अलग से हम अपनी संगठन से उतार सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक है उनका कहना है हम बूथ स्तर तक जाएं, अपनी जैस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, जैस की विचारधारा को गांव तक ले जाना, जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी प्रवासियों के बीच में जैस को मनाने के लिए आदिवासी वर्ग का एक बड़ा संगठन बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से कुछ अप्रोच किया जाएगा, कोशिश की जाएगी? किसी अभी तो कोई संभावना नहीं है उधर जाने का किसी तरह से, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा विचारधारा दूर से नहीं मिलता है। उस तरह से जाने की विचारधारा कभी मन में नहीं है, सपने में नहीं है। अच्छा ठीक है। यदि कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी आज गांव-गांव में जिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता प्रवास कर रहे हैं, हमारे बूथ स्तर तक की कमेटियां गठित हो गई हैं और उन कमेटियों के माध्यम से हमने बूथ के जो अध्यक्ष और बीएलई बनाए हैं वो निश्चित तौर पर काम करेंगे और आदिवासी भाइयों के बीच में हमारा एक अच्छा वोट प्रतिशत होगा और आने वाले चुनाव में हम अच्छे प्रत्याशियों के साथ में चुनाव में उतरने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आदिवासी भाई हमारा सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। लेकिन आदिवासी वर्ग का एक बड़ा संगठन सर जो कि इंडिपेंडेंट है और कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका थोड़ा रुझान भी है, तो आपको वोट कैसे मिलेगा ये तो बताइए ना। देखिए, वोट केवल एक संगठन के कहने बस पे नहीं मिलने वाला है। आज प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति जाग गया है, आदिवासी भाई मेरा जाग गया है। निश्चित तौर पे वह भाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा है। ठीक है, चैतन्य जी को जोड़ लेता हूं जरा जल्दी से। चैतन्य जी बहुत कम समय है, अब सवाल सर ये कि आप जैस का आप आगे का स्वरूप कैसा देख रहे हैं? अभी तो सामाजिक संगठन, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है या सुनता नहीं है तो हम अपने कैंडिडेट जरूर उतारेंगे। तो इसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, इनसे कैसे अलग हो पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो आपके जो जैस के प्रतिनिधि हैं और जो उनके राष्ट्रीय संरक्षक हैं उनके ये मत में भिन्नता है, तो वो तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने हमारा सपोर्ट किया, कांग्रेस ने हमको मदद की है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे नहीं। यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स आप मान रहे हैं इसको, कि दबाव बना करके काम चल जाए, ये फिलहाल की रणनीति है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जैस के थोड़ा सा अलग होने से या प्रेशर पॉलिटिक्स से जैस को कितना फायदा होगा और असल मायने में आदिवासी वर्ग को कितना फायदा होगा, ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।